अभी आपको जोशी जी ने, पुष्कर जी ने, सबने बताया कि ये कार्यक्रम क्या है, इसकी रूपरेखा क्या है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं क्या नहीं करूँगा। आप सब शिक्षक हैं, बहुत वर्ष आपने पढ़ाया है, आप शिक्षा पढ़ने पढ़ाने में आपने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, इसलिए मैं आपको ज्ञान नहीं देगा, मैं आपको ज्ञान देने के लिए आया हूँ। दूसरा ये कि मुझे आप पर विश्वास है, क्योंकि आपने जीवन दिया है शिक्षा के लिए, कि आप जो कार्य कर रहे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं और इस कार्य को करने में आपको व्यवहारिक दृष्टि से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, ये अनुरोध है कि आप अपने विचारों को यहाँ रखें। और मैं सब बता रहे थे भाषण अनुमोदन, मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि हम बात करें और आपके मन में एक प्रश्न जग रहा होगा, नहीं भी जग रहा होगा तो मैं बता दूँ। मैं पिछले 18 वर्षों से रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का एक सन्यासी हूँ और आपको जैसे पता होगा रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी और हम लोग बहुत सारे स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, विश्वविद्यालय भी है एक हमारा। तो मैं और भी बहुत सारे कार्य हैं मेरे, उसके अतिरिक्त मैं स्कूलों में जाता हूँ, पढ़ाता हूँ और कुछ साल मैंने 2 स्कूल उसका संचालन किया था और मैं विश्वविद्यालय में जाता हूँ, वहाँ कक्षाएं लेता हूँ। दर्शन, समाजशास्त्र, मैनेजमेंट, ये सब विषय हैं जिस पर मैं कक्षाएं लेता हूँ। इसके अतिरिक्त जो टीचर्स वर्कशॉप होते हैं उसमें मैं जाता हूँ और किस प्रकार हम अपने शिक्षण शैली को अच्छा बनाएं और उसको रुचिकर बनाएं, जिसमें पढ़ने वाले को पढ़ाने वाले को उसमें रुचि और उत्पन्न हो। इस सब के बारे में हम लोग चिंता करते हैं रामकृष्ण मिशन में। और तकनीकी जो उन्नति है उसके माध्यम से, उसकी सहायता से हम हमेशा हमारा ये प्रयास रहता है कि किस प्रकार उस जो छात्र है या जो छात्रा है उसको वो विषय समझाया जाए। तो मुझसे पुष्कर जी कह रहे थे कि महाराज आप कितने देर बोलेंगे और कितने देर हम प्रश्नोत्तर रखेंगे ऐसा। तो मैंने उनको बता दिया कि मैं शुरू से ही यही चाहता हूँ कि हम बातचीत करें, बजाय इसके कि मैं बोलूँ आप सुने। और जब कोई बोलता रहता है और सुनता रहता है तो ये शायद आपको एक किस्सा ऐसे सुनने में आया, बहुतों ने शायद सुना होगा कि एक जगह ऐसी सभा चल रही थी तो सब लोग उठ के चले गए क्योंकि जो वक्ता थे वो बड़े उत्साह के साथ बोले जा रहे थे। बस एक व्यक्ति बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप क्यों बैठे हुए हैं? एक व्यक्ति बैठे हुए थे और एक व्यक्ति डंडा लेकर घूम रहे थे। तो जो डंडा लेकर घूम रहे थे उनसे पूछा कि अच्छा आप क्यों? बोले आप तो वो डंडा लेकर घूम रहे थे और आप बैठे हो। बोले नहीं, आप जब खत्म करोगे तो माइक मुझे ले जाना। तो ऐसा होता है कि जब कोई बोलता रहता है, ऐसी बातें होती हैं। शिक्षा के बारे में, शिक्षण शैली के बारे में मैं आपको ऐसा कुछ नया शायद ही बता पाऊंगा जो आप पहले से नहीं जानते। हमारी जो समस्या होती है वो ये होती है कि जो भी हम ऐसे कर्मशालाओं में, सेमिनार में, भाषण में सुनते हैं उस पर अमल करने की कोशिश जब करते हैं तब जो समस्याएं आती हैं वो समस्याएं हमको ऐसे एक मोड़ पर लाकर खड़ी करती है जहां पे हम समझ नहीं पाते कि अब आगे क्या करें। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपका निमंत्रण करता हूं कि आप बताना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप इतने हैं और आप लोग बच्चों के साथ हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए आप बहुत काम करते हैं। तो आप अपना अनुभव बताइए। जैसे आप जब भी कोई नई कोई शैक्षणिक पद्धति के बारे में सुनते हैं, शिक्षण पद्धति के बारे में सुनते हैं, तो उसको लागू करने में कहाँ समस्याएं आती
या आप कहें कि जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसी में मुझे यहाँ समस्या आती है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कोई बताए कुछ, क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ, या मैं समझता हूँ अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का भी यही उद्देश्य है कि हम कक्षा में शिक्षा का माध्यम और शिक्षा का स्तर कैसे अच्छा और बढ़िया बने। कागज कलम में तो बहुत कुछ हम बता देते हैं, लेकिन प्रायोगिक स्तर पर उसको हम कैसे करें, तो बताइए कोई। अभी कुछ दिन पहले किसी का देहांत हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग इसका, तो वो कहते थे कि मैं शिक्षक हूँ, तो उनका एक स्टाइल था, एक शैली थी कि वो जब भी कहीं जाते थे तो वो प्रश्न पूछते थे, अगर कोई नहीं बताता तो कहते थे आप पूछना शुरू कर दो वरना मैं पूछना शुरू कर दूंगा। तो मैं भी वही बता रहा हूँ कि आप पूछना शुरू कर दो वरना मैं शुरू कर दूंगा। बताइए आप कहाँ से? सीमित ना रहे। जैसे मैं बता रहा था कि मान लीजिए भाषा की बात होती है, तो भाषा में अगर आप कोई उपन्यास पढ़ा रहे हैं तो जो स्कूल की किताब है, पाठ्य पुस्तक है, उसमें केवल एक अंश होता है, या कोई महाकाव्य है तो उसका पूरा महाकाव्य तो नहीं दे पाते, एक अंश होता है। तो आप जब पढ़ा रहे हैं आपको तो कम से कम ये करना चाहिए कि वो जिस उपन्यास का अंश है या जिस महाकाव्य का अंश है, कम से कम आप उसको तो मूल आपने पढ़ा हुआ होगा, तब आप जैसा बच्चे को पढ़ा पाएंगे वो एक अलग ही तरीका होगा। और जैसे विज्ञान में नए नए आविष्कार होते रहते हैं, नई नई बातें बदलती रहती हैं, आपका पाठ्य पुस्तक कभी का छपा हुआ होता है, तो आप अगर उससे अपने आप को मतलब परिचित रखें, आपका ज्ञान आप बढ़ाते रहें, तो आप ये बता सकते हैं कि इसमें ये लिखा हुआ है कि ये ग्रह है और अभी वो ये ग्रह नहीं है। कौन सा ग्रह? तो ऐसे मतलब बहुत सारी बातें हैं, तो वही कि पाठ्य पुस्तक तक सीमित ना रहे। बताइए, इन्होंने तो एक चीज बताया, आप बताइए। आप यहाँ पढ़ाते हैं? मैं जूनियर हाई स्कूल उच्चौली को सर वही है, जैसे कि हम कोई भी चीज़ बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, आपका ये कहना है कि हमको उस विषय में पहले ज्ञान होना है, तब जाके हम उसको पूर्ण रूप से ज्ञान दे सकते हैं। नहीं तो किताब का लिखा हुआ हम बोल रहे हैं, बच्चे को वैसे समझा दे रहे हैं, वो उसको उतना नहीं समझ पाएगा, विस्तार से वो नहीं समझ पाएगा क्या है ऐसा। तो इसलिए हम लोगों को उस विषय में जानकारी होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं तो थोड़ा बहुत। आप बोलते रहिए जी, आपके बोलने से जी हमारे जीवन में रोशनी है। जी, ये मेरे बोलने से तो है, सब उसी का है, हुआ तो आपके बोलने जी जी। तो यही है, ऐसे ही सिखा पाएंगे। हो सकते हैं ये व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, ऐसा कोई सोचता है? और मैं तो सोचता हूँ तो बताइए ऐसा तो बताइए, कोई आप बताइए कुछ। आप लोग प्रश्न कीजिए जो टेक्निकली आपकी समस्या आती है, जो टेक्निकल समस्या आती है, सही बताया उन्होंने, टेक्निकल समस्या जो सबसे पहले तो ये है कि हमारे विद्यालय में भौतिक संसाधन तो पूरे हो गए, लेकिन मूलभूत आवश्यकताएं जो है अध्यापकों की बहुत कमी, और जो अभी आपने कहा था कि सभी एक अध्यापक जो है सभी विषयों का ज़्यादा नहीं होता है, और हमको कई जगह ये कठिनाइयाँ आती है कि भाई अब क्या इस विषय को
आने लगे तो विद्यालय में घंटा का राग हो जाएगा, हमें आता ही नहीं है तो हम बच्चों को क्या सिखा पाएंगे। कई बार हमारे कार्यक्रम होते हैं वो होते हैं तो हमारे बच्चे बोलते हैं कि हमने तो पढ़ा दिया या लगा दिया, ये नहीं, उसको उसका उसमें स्किल उत्पन्न करना है, कौशल उत्पन्न हो जाए बच्चे को कि वो उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से सीखे जाने और जो भी उसकी समस्याएं आती हैं उसमें उनको हल करना है। हम जोड़ ही बच्चे को बता रहे हैं तो वो जोड़ का कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में क्लियर हो जाना तब तो हमारी शिक्षा पूरी है। वरना अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, बच्चे हमने सिखा दिया, हमने कहा बनाया हमें हमें तो आता ही है, हमने कहा हाँ आ गया 8 में 4 12 हो गया ना, हाँ बच्चे ने कहा हो गया तो बच्चा क्या पूरा 12 नहीं दे रहा है, हमने कहा 8 12 होगा 12 हो गया। तो कोई बच्चे को 8 12 ठीक मिल रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे सभी बच्चे तो ऐसे नहीं होते, हर एक की बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है। तो बुद्धि लब्धि को विकसित करने के लिए बच्चे को रुचि की आवश्यकता, अगर वो रुचि बच्चे को उसमें होगी तो जरूर बच्चा उसको सीखेगा। अगर नहीं है, किसी बच्चे की रुचि नहीं है, वो पढ़ना अच्छा नहीं आता, उसको तो एक बार बताने से आएगा, बार बार उसको सिखाना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं, हमें प्रत्येक बच्चे को देख करके उसमें रुचि विकसित करनी है, उसका कौशल को विकसित करना है। अगर वो कौशल विकसित कर देंगे तो सही है। बाकी हमारे पास आपको लिखना सूचना है, इधर उधर आदान प्रदान करना या कभी कोई स्थिति में हो जाता है, कभी कोई परेशानी हो जाती है, वो भी है। तो उसका एक क्या कहते हैं विद्यालय में पूरे 5 अध्यापकों को ये विद्यालय में, और उसके बाद 5 अध्यापकों के होने के बावजूद एक अध्यापक रखते हो। प्राइमरी विद्यालय जो प्राइवेट विद्यालय आज अच्छे चल रहे हैं वो इसीलिए चल रहे हैं, कम वेतन में वहाँ पर सारे अध्यापक उपलब्ध हो जाए। अब यहाँ अध्यापक को वेतन अधिक मिलता है तो फिर अध्यापक की कमी भी है, लेकिन काम तो आज भी बहुत 15-20 साल से पुराना है। इसका मतलब ये कि आपके विद्यालय से जो छात्र गए वो कहीं ना कहीं तो प्रतिष्ठित है। अब आप ये प्रयास करें कि उनकी एक सूची बनाएं, जिसको हम अंग्रेजी में अलुमनाई कहते हैं। आप उनकी मतलब जो पूर्व छात्र उनकी एक सूची बनाएं, उनका फोन नंबर रखें और आप उनको बताएं कि महीने में आप कितना दिन आपके विद्यालय को दे सकते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये इतना सफल ये है कि जब भी कोई सुनता है कि अच्छा मैं जिस विद्यालय में पढ़ी या पढ़ा वहाँ पे आवश्यकता है, तो वो पैसा देकर अपना समय देकर विद्यालय की सहायता करते हैं। ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका हुआ कि आपका विद्यालय जहाँ पर हो वहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनको आप अपनी समस्या बताएं, क्योंकि जो तरीका करना चाहिए कि आप सरकार को लिखें, मैं समझता हूँ वो तो आप कर ही रहे हैं। आप बता रहे हैं हर बार जब भी कोई जाता है शिक्षा विभाग से कि हमारी ये समस्या है, लेकिन उनकी भी कुछ समस्याएं हैं। हर जगह सब लोग करना चाहते हैं अच्छा, लेकिन सबकी सीमाएं हैं। तो आप ये करें कि आप जहाँ पे हैं, जो स्थानीय क्षेत्र है, वहाँ के लोगों से, वहाँ के व्यवसायियों से, वहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से कहें। और उसमें भी हमें बहुत सफलता मिली कि वहाँ के लोग, वो घर में कुछ महिलाएं भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, वो अपना समय दे रही है पढ़ाने के लिए। लेकिन हाँ, जहाँ पर आप हैं वहाँ की जो शिक्षा, वहाँ का जो शिक्षा स्तर है कि वहाँ के लोग कितना पढ़े लिखे हैं, उस पर ये निर्भर करता है। या थोड़ा दूर से भी आप लोगों को बुला सकते हैं। ऐसा हमने बहुत सारे विद्यालयों में किया, अभी भी कर रहे हैं, और इस पर हमें बहुत सफलता मिल रही है। क्योंकि कुछ चीज़ें तो आप नहीं कर सकते, आप सरकार की तरफ से तो आप ला नहीं सकते, उसके लिए तो विभाग देखेगा, लेकिन आप ये कर सकते हैं। और उसमें आपको संसाधन भी मिलेगा और लोग भी मिलेंगे। और अध्यापक, जैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो तो आपको ही करना पड़ेगा, वो तो बाहर का आदमी कोई नहीं कर सकता। लेकिन बाहर का आदमी पढ़ा जरूर सकता है, अगर आपने उसको पाठ्य पुस्तक दे दिया, बता दिया कि कैसे पढ़ाना है, वो पढ़ा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप ये एक प्रयोग करके देखें तो आपको सफलता मिलेगी। लाइट आ गई ना, ठीक है, ऐसे ही अच्छा है। सुनाई दे रहा ना सबको? बताइए आपको पीछे ना आपका स्वामी जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय आमबाग में पढ़ाना चाहता हूँ और मेरे यहाँ 160 बच्चे हैं और स्टाफ भी हम लोग 5 हैं। अध्यापक 4 साहब, इससे पहले नहीं रहे जो अध्यापक रहे, कुछ पहले से कंपनी बड़ी जगह आ रही, हम लोगों ने अपना प्रयास किया है वहाँ पर। तो एक हमारे सामने कुछ समस्या आ रही है, हमारी कमजोर कड़ी है। हमारे यहाँ 60% बच्चे ऐसे बच्चे आ रहे हैं सबके बाद। तो हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं
आज हमने पढ़ाया, आज क्लास में पता चला 25 बच्चे हैं, 25 को हमने पढ़ाया, ठीक है। हाँ, कल आगे हम पढ़ाएंगे, पता 25 में से कल 5 का है, बस रह जाते हैं। कल हमने पढ़ाया वो छूट जा रहा है। और दूसरा, सबसे पहले हमने देखा कि जो निःशुल्क यहाँ पर ड्रेस भी मिल रही है, खाना भी मिल रहा है, कोई शुल्क नहीं पड़ रहा है, तो उसका कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं जा रहा है। वो लोग जो ड्रेस दी है उसकी भी सफाई लग रही है तो लग रही है, क्या इसका कोई ऐसा तो नहीं जा रहा है कि जो ये चीज़ मिलती है उसका उपयोग नहीं होता है? मुझे तो ऐसा लगा तो शुल्क का निर्धारण कर दिया है, कुछ ऐसा लगेगा प्रावधान है कि हम 1 रुपया भी नहीं दे सकते किसी भी तरह का, तो उपस्थिति का बड़ा रहता है। दूसरा, आए दिन हमने कहा सरकारी दिया गया, बेचारे घर में बसती नहीं, उनके माता पिता और पैसे और काफ़ी कुछ हम प्रयास कर रहे हैं वहाँ पर। अब ऐसा नहीं कि क्षेत्र में लगा अध्यापक आ चुके हैं, पहले नहीं थे, सब काफ़ी अध्यापक आए और सभी लोग लगे हुए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो ये छात्र, अध्यापक और अभिभावक 3 कड़ी होती है, उनमें हमारी अभिभावक की कड़ी थोड़ा कम होती है। गरीब परिवार के बच्चे जो तो अच्छे ज़्यादा ध्यान हो गए, वो तो हमारी तरफ देख नहीं रहे हैं, सरकारी स्कूल की तरफ। वो तो कह रहे हैं ये क्या है, इसका कोई समाधान है कि हमारी तरफ अच्छे लोगों के बच्चे जाकर के पढ़ें, और ये जो गरीब लोग हैं ये भी थोड़ा ध्यान दें। क्या इसमें कुछ कॉस्ट रखी जाए, क्या फीस रखा जाए? मैं बताता हूँ इसका हमने किया है हमारे आश्रम में, और ये हमने शुरू किया था पटना में, अभी और भी बहुत सारी जगह में। पटना में हमारा एक आश्रम है, हमने किया और इसमें भी हमें बहुत सफलता मिली रामकृष्ण मिशन में। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि जब स्वामी विवेकानंद विदेश गए, तो या भ्रमण कर रहे थे, विदेश नहीं कहते, भ्रमण कर रहे थे, तो श्री रामकृष्ण परमहंस का देहांत 1886 में हुआ। उसके बाद उनके जन्म वार्षिकी का उत्सव मनाया गया, जन्मोत्सव। तब वो रहते थे दक्षिणेश्वर में, तो दक्षिणेश्वर मंदिर में वो उत्सव मनाया गया और हर तरह के भक्त थे, तो वो आ रहे थे। तो उन लोगों ने, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु आए थे, उनसे एक अनुरोध किया और उनको एक शिकायत की, और वो स्वामी जी को उनके गुरुवारियों ने चिट्ठी के माध्यम से, पत्र के माध्यम से बताया। तो शिकायत ये थी कि यहाँ पे हम लोग भद्र लोग आते हैं, सज्जन लोग आते हैं, और हमने ये देखा कि श्री रामकृष्ण के जन्मोत्सव में जो लोग तथाकथित निम्न श्रेणी से समाज के वो आ रहे हैं, जिनको कहते हैं वैश्य, वो आ रहे हैं, चोर उचक्के गुंडे ये सब आ रहे हैं। तो आपको ये करना चाहिए कि इनको यहाँ आने से इनको रोका जाए। और स्वामी जी को ये पत्र दिया गया और स्वामी जी को बताया गया कि लोग ऐसे बोल रहे हैं, तो हम क्या करें। तो स्वामी जी ने बताया पत्र के माध्यम से कि उनको बता दो कि श्री रामकृष्ण यहाँ आए थे पतित पावन होकर। ये उन लोगों को, जिनको आप लोग निम्न श्रेणी के लोग कह रहे हो, उनके लिए आए हैं। जिनको आप कह रहे हो गुंडे मवाली वैश्य, उनके लिए आए हैं। और मैं नहीं चाहता हूँ कोई सज्जन आए यहाँ पे। अगर एक भी सज्जन ना आए तो भी चलेगा, लेकिन गुंडे मवाली और ये सब जो भी हैं, जिनको आपने तिरस्कृत किया आज तक, वो आए। मैं समझता हूँ अगर कोई सरकार ऐसी भावना न रख पाए तो उस सरकार का रहना ही बेकार है। भारतवर्ष में अगर हम समझें कि ये जो बच्चे हैं, जो जिनके अभिभावक के पास पैसा नहीं है, जो गरीब हैं, जिनके पास शिक्षा नहीं है, जो ऐसे काम करते हैं जो हम नहीं करना चाहते, या जो सज्जन समाज नहीं करना चाहता, उनके बच्चे हमारे पास आ रहे हैं जैसे आपने कहा, तो हम क्या करें। समस्या ये नहीं है कि और भी बच्चे आए यहाँ पे, हमें नहीं चाहिए वैसे बच्चे, हम गरीब को ही पढ़ाएंगे, हम गरीब को ही पढ़ाएंगे। भले ही रिजल्ट, पश्चिम बंगाल में एक आश्रम है हमारा चंडीपुर, तो वहाँ पे एक सन्यासी थे जो उसके अध्यक्ष थे, तो हमारा जो हेडक्वार्टर से उन्होंने पूछा है तुम्हारे स्कूल में से तो अच्छा रिजल्ट नहीं आता, अर्थात 80% ऐसा नहीं आता। तो उन्होंने कहा महाराज मैं रिजल्ट नहीं चाहता, मैं यही चाहता हूँ कि बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए। भले ही जिस हिसाब से हम देखते हैं कितना परसेंट इतना परसेंट, अरे उसके घर में वो पहली बार है कोई जो स्कूल जा रहा है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए
कि हमें नहीं चाहिए जो अच्छे घर का लड़का हमारे लड़की हमारे स्कूल में आए, जिसके पास कोई संसाधन नहीं है उसी के लिए वो स्कूल में आए। जैसे बता रहे थे कि यहाँ पे हम 2100 रुपये ना एक साल में एक छात्र के प्रति हम खर्चा करते हैं, तो सरकार के माध्यम से बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन वो पहुंच नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी सोच में कहीं कुछ कमी है। हम सोचते हैं कि वो आएंगे। अच्छा, मैंने जो बताया कि पटना में हमने एक प्रयोग किया, पटना में हमारा कोई स्कूल नहीं है, प्रयोग हमने ये किया कि वहाँ जिसको हम कहते हैं ना बस्ती या स्लम, वहाँ बहुत सारे स्लम हैं। बच्चे को बचपन से जेब काटना, खून करना, ये सब वो सीख लेता है, उसको सिखाना भी नहीं पड़ता, तो वो सब वहाँ सीखते हैं। और वो बच्चे ऐसे ही सब 10 साल की उम्र में वो बस चोर उचक के मवाली बन जाते हैं। तो कुछ स्वामी, हमारे स्वामियों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना इनके लिए कुछ किया जाए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि बच्चों को आप बस, वो हर घर में गए बस्ती में, बोला कि आप बस रोज बच्चों को 2 घंटे आश्रम भेजो। और उन्होंने क्या किया? बच्चों को अच्छे कपड़े और साफ सुथरे, तो पहले जैसे आपने कहा अच्छा कपड़ा दे दिया, तो वो 2 दिन में उसको मैला करके फाड़ के ले आए। तो उसको बोला नहीं कि तुम, हमने फिर से अच्छा कपड़ा देना, कि साफ सुथरे कपड़ा, और ऐसा बैठो, ऐसा जाओ। तो फिर उनको हमने प्यार से बहुत समय लेकर समझाया कि ऐसा करने से क्या फायदा है। ऐसे 10 बच्चे हुए, ये लोग उस बस्ती में गए और बाकियों ने देखा कि अरे इनका चाल चलन सब कुछ अलग है, तो बाकी बच्चों में भी परिवर्तन आया। बच्चों को देखकर अभिभावकों में परिवर्तन आया। आज उनमें से बहुत सारे बच्चे बहुत आगे चल गए हैं। एक तो MBBS में दाखिला हो गया उसका, ये कुछ साल पहले की बात है, 5 साल 6 साल पहले की बात है। तो ऐसा प्रयोग आप कर सकते हैं। आपका कुछ समय ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, कुछ आपको वॉलंटियर्स नहीं, नामांकन में तो कोई कमी नहीं, सारे आ ही रहे हैं, कोई बच्चा ना, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैसे बात करें, क्यों गाली ना दें, कैसा उनका रहना उठना बैठना होगा, कपड़े को कैसे साफ करें। कुछ जगह तो हमने वहाँ पे स्कूल में साबुन रख दिया है कि बच्चा कपड़ा साफ नहीं करके आएगा तो हम साफ करके देंगे, तो ऐसे। और फिर उसको ये बताया जाए, 1-2 बच्चे, अगर आप 10 बच्चों को ऐसा समझाएंगे तो शायद 2 ही बच्चे मानेंगे। अगर वो 2 बच्चे भी मान जाते हैं ना, तो उसका प्रभाव दूसरे में होगा। ये कठिन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सरल है, क्योंकि हमने किया, हमको पता है ये कठिन है, लेकिन आप कर सकते, संभव है। तो आप पाठ्यक्रम से हटकर भी उनको ये बताएं, और धीरे धीरे। और जब बच्चा जाता है तो हमने ये देखा कि जब ये बच्चा घर गया और उसके पिताजी ने कुछ गाली दी, तो बच्चे ने बोला बाबा आप गाली मत दो, तो बच्चा अभिभावकों को सिखाने लगा। ये जो समस्या है इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं। आप कुछ बताइए। अगर हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो 2 दिन बीमार हो जाए तो 2 दिन और फालतू लगा देते हैं। विद्यालय ना आने में फिर क्या है, जो पढ़ाया जाता है उन्हें भूल जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं, वो सीखने में उनमें बहुत बड़ा टाइम लगता है। अच्छा, फिर आज तक मतलब ऐसा रहा हमारे विद्यालयों में कि बच्चा पढ़े या न पढ़े उससे अगली कक्षा में थे। अब पाठ्यक्रम जो है अगली कक्षा का जो है हमारे लिए उससे कठिन पड़ता है। तो जब पीछे से वो बच्चा नहीं सीखा है तो आगे कैसे बढ़ेगा, तो उसे साथ लेके चलना ही है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि उसे पीछे से चलाते हैं। मैं जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ पे 4 किलोमीटर के बाद एक गांव है फोर्टी, वहाँ पे एक जूनियर हाई स्कूल है और एक प्राथमिक विद्यालय है। तो उस प्राथमिक विद्यालय में हम बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने उनको बताया था कि बच्चों आज थोड़ा, उन लोगों ने बताया था कि आज स्वामी जी जाएंगे, मैं गया वहाँ पे, और आज कुछ और लोग भी आएंगे तो तुम यहाँ रहो। तो हम लोग वहाँ पे रहे, हमने उनसे बात की, उन्होंने नाचा गाना गाया, सब कुछ किया। उसके बाद टीचरों को बच्चों को एकदम धक्के मार के निकालना पड़ा स्कूल से। बच्चे स्कूल से जाने को तैयार ही नहीं। ये रोज होता है ये समस्या। मतलब टीचर वहाँ पे 2 हैं, वो बच्चों को बोलते हैं कि अच्छा भी निकलो यहाँ से, बच्चे स्कूल से जाना ही नहीं चाहते। तो जो ये एब्सेंट होने वाली बात है कि बच्चा आ नहीं रहा है, या बीमार है तो 2 दिन बीमार है तो 2 और दिन नहीं आ रहा है,
तो पहले तो मुझे लगता है कि वहाँ जो पढ़ा रहे हैं वो कैसे उनसे बर्ताव करते हैं, उनका उससे कैसे, बच्चों से कैसा संबंध है, वो थोड़ा उसकी जांच की आवश्यकता है। कहीं भी तो बच्चे को ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ जाऊँगा तो वो टीचर मुझे डांटेगी या डांटेंगे, तो ऐसा ना हो, बच्चे को लगे कि ये तो मेरा घर है, तो मैं बीमार भी हूँ तो भी मैं जाऊँ। हमारे वहाँ पर स्कूल में मैं बता रहा हूँ कि 4-5 ऐसे बच्चे हैं जो जिसको हम स्पेशल चिल्ड्रन कहते हैं, और उसी स्कूल में उनको पढ़ाया जाता है अलग से। एक वहाँ पे सेरेब्रल पैल्सी की भी बच्ची है, तो हम पढ़ाते हैं, हम उसको, उन बच्चों को अलग से नहीं देखते, वो एक साथ बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी वो पढ़ते हैं। और वो जो बच्चे हैं जो ढंग से बोल नहीं सकते, जिनको बहुत तरीके की मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, वो सुबह उठकर तैयार हो जाते हैं कि आज हमें स्कूल जाना है, क्योंकि कहीं भी तो उनको लगता है कि ये ऐसी जगह है जहाँ हमें प्यार मिल रहा है। तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि शिक्षकों के हाथ में भी है बहुत कुछ कि वो, और वहाँ पे और एक प्रयोग हमने किया कि बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूटीन हमने नहीं रखा कि अभी तुरंत घंटी बजी तो ये करो वो करो, हम वो बच्चों पर ही थोड़ा ज़्यादा छोड़ देते हैं। तो साधारण तौर पर हमें लगता है कि ऐसे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है, वहाँ पे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। तो आप कुछ तो आपको भी प्रयोग करना पड़ेगा शिक्षा के उसमें। तो पहले तो यह है कि आप देखिए कि कहीं तो कोई ना कोई, हो सकता है कि एक ही अध्यापक हो जिसका बर्ताव गलत हो, तो वो अगर हो जाए तो ये एब्सेंटिज्म, बच्चे हैं बीमार पड़ेंगे, लेकिन उनको ये रहेगा कि हम स्कूल पहुंच जाए, हम स्कूल जाएंगे, उनको अच्छा लगने लगेगा स्कूल में। सर उसमें ऐसा है ना, अभिभावक भी जागरूक वहाँ पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय पूर्वी जो है, एक अपवाद को हो रहा है बीच में जो 2-3 साल से, वहाँ पे 2 अध्यापक हैं, एक उपाध्याय, तो आश्रम जो है वह उनसे दुर्लभता होती नहीं, ताकि उनको जो आश्रम का सहयोग मिलता है। लेकिन एक बड़ी खुशी की बात वहाँ पे क्या है कि आज से 10 साल से वहाँ पे प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल चला करता था, पूरी ऊपर चला करता था, वो आज बंद हो चुका है। वो स्कूल बंद हो चुका है, इसलिए हो चुका है क्योंकि कोई भी 100 रुपया 150 रुपये फीस दे करके उस प्राइवेट स्कूल में जाना नहीं चाह रहा है, क्योंकि शिक्षण व्यवस्था बहुत अच्छी बात है, इसको ऐसे नहीं जा रहा। जहाँ तक आर्थिक स्थिति बात करेंगे, हर जगह इस मैडम ने कहा कि हम टनकपुर में रहते हैं, तो यहाँ का आर्थिक स्तर और यहाँ के लोगों की जीवन शैली अलग है। अब यहाँ पे मैं वैसे कहना नहीं चाह रहा था, तो पैसा हमारे ने बढ़ा दिया, दवाई बताया वो फुर्ती के अंदर शिक्षा के प्रति बहुत जागरूकता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ जागरूकता नहीं थी। हर ब्लॉक से, सर आप गोवाली ब्लॉक से लीजिए, सुपरी से लीजिए, हर ब्लॉक से जो है अध्यापक, जो हमारे कर्मचारी वर्ग वहाँ पे हैं, आगे वाले भी हैं, सब कुछ। और कई लोग आज नहीं, मैं कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल देना चाहूँगा। हमारे चंपावत जिले की जो वर्तमान करती है गिरीश चतुर्वेदी जी द्वारा हमारे शिक्षा विभाग के चतुर्वेदी जी जो एक वकील साहब बंधु पांडे जी हैं, इस तरह से कई लोग जो हैं जो बहुत रिमोट एरिया में रहते थे, उन्होंने वहाँ पर होटल में रह के ज्ञानार्जन किया है। तो आज से 25 साल 30 साल पहले जब मैं बड़ा पढ़ता था, मैं छोटा था, तो वो लोग वहाँ से आगे पढ़ते थे। तो लोगों के दिमाग में जो है शिक्षा के प्रति जागरूकता छोटी में आज से बहुत पहले से चल आपको पता होगा। तो ये सब चीज़ें मतलब शुरू से चलती आ रही। अब जहाँ पर मैडम ने कहा कि की बात है, तो हर जगह की स्थिति है। स्वामी ने कहा कलकत्ता का एग्जाम्पल दिया था कि हम अपने पुराने जो छात्र हैं उनकी सूची बनाए। क्या यह जो योग है, क्या हम लोग जहाँ हम लोग इंटरेस्टेड है, क्या वहाँ संभव है? वहाँ नहीं है सर, हमारे यहाँ तो हमारा छात्र जुड़ा है, वो आज की डेट में भी वह छात्र जो है कहीं पर डॉक्टर पढ़ रहा होगा या कहीं पर जुड़ा होगा। ये जो मैंने बताया ना, नहीं है, ये अभी हम गुरुजी में कर रहे हैं। आपने कहा था कि पुराने छात्रों को पुराने छात्रों का जो बताया, वो कलकत्ता के एग्जाम्पल नहीं है, वो अभी गुरुजी में कर रहे हैं। भर्ती हो सकता है, हमें मतलब ऐसा है कि भर्ती में उनके पास रोजगार के अलग संसाधन उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पर नहीं है सर, ऐसा नहीं। यहाँ पर ऐसा है कि हर जगह नहीं हो सकता, नहीं है वो। भर्ती वाली जो बात आई
मैंने ये बताया था, दूसरा ये विकल्प बताया था कि आपसे जो आपके जो परिचित हैं वो हो सकता है कि बहुत दूर हो, उनको महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार भी वो आ जाए, उसका बहुत असर पड़ता है बच्चों पर। जैसे हम लोग क्या करते हैं फुर्ती के विद्यालय में, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, तो किसी लड़के ने बोला मैं IIT से पढ़ा था या ये किया था, तो मैंने चलो हम लोग उसको फुर्ती ले जाते हैं और उसको बोलते कि देखो तुम बताओ, तो वो तो स्वामी जी की बातें तो सुन ही रहे हैं, लेकिन जब वो ऐसे बोलते हैं तो वो, हाँ ये मैं मानता हूँ कि बहुत सारे दुर्गम क्षेत्र हैं जहाँ पे ये कठिन है, लेकिन आप भले ही अलुमनाई में वो सूची ना बना पाए, लेकिन ये आप अगर चाहें तो कभी कभी कर सकते हैं। ऐसा तो मायावती में भी देख रहे हैं, क्योंकि आपने ये पद्धति है, आपने मायावती की याद होती है कि वहाँ पे जो डॉक्टर्स लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, ठीक है, कलकत्ता से वहाँ अमेरिका तक से लोग आते हैं, अपना 2 महीने का 3 महीने का समय देते हैं, वहाँ पे जनसेवा करते हैं, तो सब ठीक है। वहाँ पे वही उदाहरण जो है फुर्ती में बना हुआ है। फुर्ती वाली जो बात कर रहे हैं मैं इसको अपवाद मानता हूँ, और मेरी अपनी बात, तो अपवाद को आप पूरा नहीं करो ना, नाम बनाओ ना। भाई ये बात हो रही है यहाँ पे, हर विद्यालय की समस्या हमारे समय लोग हैं ना, लेकिन आपने फुर्ती का, मैं बताता हूँ, फुर्ती का आपने ये एक दूसरा ये पहलू बताया, एक और पहलू है। आप जो बोल रहे थे ना कि अभिभावक, कौन कह रहा था अभिभावक नहीं समझते, हाँ, तो ये वहाँ पे कुछ ऐसे भी अभिभावक हैं जो बहुत शराब पीते हैं, शराबी हैं, वहाँ पे स्पेशल चिल्ड्रन की बात बता रहा था, उनको उन्होंने छोड़ ही दिया कि ये बच्चा ऐसा ही है, बात नहीं करेगा, उन्होंने निग्लेक्ट कर दिया। तो समस्या हर जगह है, समस्या हर जगह है। अच्छा, दूसरा जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना अनुभव क्या कहता है कि एक समाज के अंदर जो वर्गीकरण हो गया है, वर्गीकरण क्या हो गया है कि जो शिक्षा के, देखिए सर, हम जब स्वामी विवेकानंद की समय की बात करें, हम आजादी के समय की बात करें, तो उसमें परिस्थिति हमारी भिन्न थी। आज परिस्थिति ऐसी है कि हमारे देश के अंदर 1 करोड़ 25 लाख हमारी जनसंख्या है, तो जहाँ तक मैं मानता हूँ 90 करोड़ लोगों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध है, और उस 90 करोड़ लोगों के प्रति मैं इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है जितना हम है कि 35 करोड़ के प्रति 90 करोड़ वाले में क्या है कि वो लोग खुद इतने जागरूक हैं कि अपना घर खा करके अपने बच्चों को जहाँ बेस्ट पॉसिबल हो जाए वहाँ खिला रहे हैं, और जो 35 करोड़ हमारा बचा हुआ है वो है बेचारा अब ऐसा हो गया है कि उसने अपने आप को भगवान होने छोड़ दिया है, वो अपनी तरफ से कोई प्रयास करना चाहता नहीं है, और उसी का खाद्य जो है आज हमारी जो सरकारी व्यवस्था है उसके ऊपर चला गया है। सरकारी व्यवस्था में जो खाना जब मेरी अपनी सोच की, ठीक है, भाजी बुद्धिजीवी लोग हैं, आपके चिंतन कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक मैंने तो यहाँ से कैटेगराइज हो चुका है, जो वहाँ पर जहाँ पर है वहीं पर रहना चाह रहा है, और बाकी सबने अपना कैटेगराइज कर लिया है कि अपने पब्लिक स्कूल में आज अच्छे से अच्छे निकालना चाहता है। ठीक है सर, ये है मेरा धन्यवाद। 5 साल से बड़ा बच्चा होता है वो अपने घर की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करता है। जब सीजन आएगा उसको 3 बच्चे, एक को बकरी चराने जाना, 3 के 3 ही आ सकते हैं, वो तो बताता खेत में, वहाँ पर अपनी व्यवस्था को सपोर्ट करता है। अपने घर के तमाम दुनिया भर 5 का बच्चा हमारे हाल जोड़ते हैं, हमारे से जो जाना है बैल जोड़ते का हाल पिताजी हाल जोड़ेगा तो दूसरा काम घर पर करेगा, तो अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने की वजह से वो लोग पूरा अपना टाइम नहीं देते। अरे भोजी को तो सर सब्जी बेचने और दूध पूरा एक जगह है, खाना की बात करते हैं, दूध आप में वहाँ पर रोजगार का कोई माध्यम नहीं, कोई माध्यम नहीं है। बात हुई है लड़की है तो माँ के साथ सहयोग करती है, लड़का है उसको खाली समय में जा रहा है, जब घर से उसको घर से जब कोई काम मैं 2 साल का मूल्य विद्यालय मैंने काम किया है और करीब 4 साल प्राइमरी विद्यालयों में मैंने ऑब्जर्वेशन का एज ए टेस्टिंग कोऑर्डिनेटर काम किया हुआ है, टीचर ट्रेनर काम किया है। चंपावत में 3.5 साल से आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ मायनों में मूर्ति को अपवाद के रूप में रखा जा सकता है। ये मानते हुए, मेरी बात को स्पिरिट में समझा जाए, ये मानते हुए कि हर विद्यालय की परिस्थिति अलग होती है, लेकिन साथ में ये भी मानते हुए कि एकदम पूरी अलग नहीं होती। ऐसा बिल्कुल कभी नहीं होता है कि ये विद्यालय दूसरे विद्यालय से बिल्कुल अलग है। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखता हूँ, इस बात को कोशिश करने के लिए एग्जांपल नहीं रख रहा हूँ कि इस विद्यालय की स्थिति ऐसी है तो आप भी ऐसा कर दो, इसलिए नहीं
केवल इसलिए कर रहा हूँ कि शायद जो समानता है एक दूसरे विद्यालय में वो अगर मदद कर पाए तो। मैं आपके सामने माना डूंगा विद्यालय लोहाघाट का, उसका पहली का बच्चा, पहली में 8 बच्चे हैं, 8 में से 7 बच्चे किताब पढ़ लेते हैं। क्या स्थितियां मैडम से जब बात हुई तो उन्होंने रखा कि एक तो वो खुद ही बहुत मोटिवेटेड है और काम करते हैं, दूसरा उनका ये कहना था कि नहीं सर, पेरेंट्स का भी हमसे बहुत सपोर्ट किस सेंस में है कि नहीं ये अच्छे लोग हैं, हमको भले नहीं आता है आप इनके साथ, लेकिन उस सपोर्ट के लिए भी उन्होंने कुछ काम किया हुआ है। शायद उन्होंने और उनका मतलब था वो उनका ये था कि जब बच्चे सीखने लग गए तो पेरेंट्स का हमारे ऊपर भरोसा बढ़ने लग गया, तो वहाँ से आप जो विद्या मंदिर है वहाँ से बच्चे छूट गए। अगला विद्यालय में मैं लेता हूँ जो बिल्कुल दूरस्थ है, टुंडा बिस्ट। टुंडा बिस्ट में अधिकतर बच्चे अपने कक्षा का लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और वहाँ के जो ग्राम प्रधान के साथ के हैं उन्होंने अपने बच्चे प्राय उसमें रख रखे थे किसी विद्या मंदिर में, उन्होंने बुला के अपने बच्चे को ही गाँव में भर्ती किया। 12 कोट का नेत्रशाला, नेत्रशाला, अब आपको तो आप वहीं गए तो आपको जानकारी हो। आपका रास्ते में ये बटोली ऊपर है, स्वाला के पास नीचे से ऊपर बटोली है, चंपावत में कफलान, ठीक है। मैं ऐसे और 15-20 नाम बता सकता हूँ। जब ये नाम बता रहा हूँ तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि वो कर पा रहे हैं तो आप नहीं कर पा रहे। देखिए अपनी जी नहीं अपर मैं तो सवाल ये है कि सब जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको वो तो दिख ही जाता है कि अब मेरी दृष्टि, अब मैं एग्जाम्पल कहाँ से ले सकता हूँ, मैं ये भी ले सकता हूँ, मैं ये बात मानते हुए बोल रहा हूँ कि एक एग्जाम का एक दूसरा जो है कि ये कह रहे हैं जो फेल करना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं करना। देखिए आप अगर बच्चे को फेल करेंगे तो वहाँ जाएगा चक्कर में पालेंगे। हम ये समझ के चलें कि स्कूल में आएंगे, पढ़ाएंगे, किताब पढ़ेगा, लिखेगा, यही हमारे पूरे उद्देश्य बिल्कुल है। कई चीजें स्कूल के वैसे सीख लेता है, सरकारी प्रोग्राम चलते हैं, परिवार में चलते हैं, दुनिया भर की चलती है, सारे चलते हैं, तो कहाँ से सीखेगा बच्चा? तो बिल्कुल जंगली हो जाता है। एक मतलब गंदा आदमी पैदा करता है अगर उसको से निकाल देते हैं, इसलिए फेल नहीं करना चाहिए। और कौन बच्चा कब सीखे, ये अनुभव कई अनुभव होंगे, उनको बस बोल नहीं रहे। कोई बच्चा आपका ऐसा मिलेगा कि कक्षा 5 तक होगा नहीं सीखेगा, और कक्षा 5 में आपको किताब पढ़ के अच्छा निकाल जाएगा। तो सही बात से मैं बच्चे को निकालना है, तो मैं सब मूल्यांकन वाला हमारे यहाँ कैसे कई इलाकों में ऐसा हिंदी का उनका बच्चे हिंदी बोलते नहीं जाते, उनके लिए हिंदी और अंग्रेजी बराबर, उनको अंग्रेजी सिखाओ, हिंदी सिखाओ, दोनों भाषा ये चीज़ है। दूसरा जैसे मूल्यांकन में हमारे यहाँ में 20 तक पढ़ा, मेरे ख्याल में मेरा व्यक्तिगत मामला है 9 तक पढ़ाने के बाद पढ़ाने बताने चाहिए, 12 का पढ़ा 13 का पढ़ा के काम आता है, नहीं आता अगर होना चाहता है फिर जाकर 9 तक पढ़ा चलता है। इन बोले में कोई आकर के आ जाता है हमारे बोल जाओ 18 का पढ़ा हमको बढ़ाते हैं, ये चीज़ें ऐसा कई चीज़ें उत्तर भी आते हैं हमारा जो और जो आपने जिस तरह से इस बात को रखा कि क्यों नहीं फेल किया जाना चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है कि 8वीं तक बच्चे को फेल करके आप क्या करोगे, मतलब इसमें हालांकि प्रोग्रेसिव थॉट है, ये जरूर है कि शिक्षा के सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। कोई किसी को डराना नहीं चाहता है, लेकिन ये समस्या उत्पन्न हुई है कि अगर नहीं करते हैं तो दूसरा रास्ता पता नहीं है, लोग आते नहीं है, पढ़ते नहीं है, और फिर पूरी जिम्मेदारी मुझ पे बनती है कि मैं उनको समाज को भी जागरूक करूं, बच्चे को भी आगे बढ़ाऊं और मन में एक प्लेस भी पाले रहूं कि जिस तरह से बच्चा आगे बढ़ा है इसमें अब मैं क्या बताऊं, अच्छे से तो नहीं आगे बढ़ पाए, तो इस द्वंद में तो है। लेकिन एक शिक्षा विभाग कहता है कि बच्चों को किताब पढ़ना नहीं आया, कहता है क्यों कहता है जब भगवान दोनों से पढ़ लेगा कभी जा करके, इस तरह नहीं होने वाला है। कक्षा 1 से पहले एक कक्षा और होनी चाहिए, शिशु कक्षा कहिए या कक्षा 1 कहिए, बहुत अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है। इसका विचार मंथन करिए,
कुछ नहीं होने वाला है। बच्चा पढ़ लेगा, कभी नहीं पढ़ पाएगा, करते करते तो सब चौपट हो चुका है। हाँ बच्चा स्कूलों में आप देखिए 3 साल में बच्चा कक्षा 1 में, 4 साल कक्षा 1। अब हमारे यहाँ आज उसका एडमिशन हो गया, साल में मुश्किल से वो 2 महीने आ पाता होगा, छोटा बच्चा है। अब गरीब घर का है, उनकी अपनी कंडीशन ऐसी है, वो लगातार भेज नहीं पाते। अब हमें उसको फेल नहीं करना है। अब फेल नहीं करना है तो उसकी बुनियाद तो कमजोर हो गई, वो 2 में चला गया, 3 में चला गया। अब समाज जो बच्चे अच्छे हैं हमारे पढ़ाए हुए, उनको तो नहीं देखते, कोई नहीं पढ़ा रहा है, इस स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं है, इस बच्चे को 5 पास हो गया, 8 पास हो गया, इसको अपना नाम लिखना नहीं आता है। ये चीजें ज्यादा समाज में जाती हैं। अच्छाई या कम, बुराई जल्दी फैलती है। तो बेसिक एजुकेशन में जैसे प्राइवेट स्कूलों में है, जब तक इसमें सुधार नहीं होगा बच्चे तब जाके वो ठीक, अन्यथा वो कमजोर होता होता वो आज तक हमने फेल नहीं करना, पास अपने आप हो गया। अब मैं तो इस चीज को भी नहीं मानता हूँ कि परीक्षा का नाम, मूल्यांकन का नाम, जब उसमें सफल और असफल का नाम ही नहीं है तो परीक्षा किस बात की? आप में से कोई मतलब सफलता की कहानी किसी के पास है? ये तो हम समस्याओं की बात कर रहे हैं। कोई ये कहे कि हाँ हमने ये किया और ये प्रयोग हमने किया और ये अच्छा हुआ था। जैसे वो कह रहे हैं कि तब से कि ये स्कूल का अपवाद है, ऐसे कुछ और अपवाद है आपके पास? सफलता तो क्या मिल सकती है, बताइए। जो ये असफलता वाली बात है, अपनी हर जगह हो सकता है कि बात नहीं हो, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे यहाँ जो है हर वर्ग के बच्चे आते हैं, उसमें विकलांग बच्चे भी होते सभी के। तो मेरे यहाँ एक बच्ची ना बोल पाती थी, चलना फिरना कुछ नहीं, मतलब बहुत विकलांग थी। उस बच्ची को मैंने कक्षा 5 तक पढ़ाया, बहुत अच्छा लिख लेती थी, बोलती नहीं, और मैं कुछ भी जैसे लिखूंगा उसको कुछ उतारेगी, और कोई चीज़ बोलूँगा तो लिख लेती थी, पता था उसको, लेकिन बोल नहीं पाता। अब हमारे विभाग में एक समिति शिक्षा करके कोऑर्डिनेटर में रखे थे विभाग में, तो वो मेरे यहाँ बार बार आते थे। तो मैंने ये कहा उनसे कि इन बच्चों के लिए आप क्या करें। उन्होंने मुझे एक लिस्ट उठा के दी कि आप यहाँ बच्चों को भेजिए, क्या विभाग या कोई संस्था उन बच्चों को भेजने की व्यवस्था नहीं कर सकती। वो बच्ची मैंने देखा कि इसको जो है ना बोल सकती ना पढ़ सकती है, तो मैंने इसको चित्रकारी में नहीं किया। आज की अब वो पढ़ती नहीं है, पिछले साल 5 क्लास की मैंने, वो हर साल मुझे 6 महीने 3 महीने में एक डायरी ला के देती है, कहती माँ साहब उसको चेक करके दिया मुझे दे, वो केवल चित्र बनाती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि उन बच्चों के लिए क्या करें, वो सफल बच्ची तो नहीं है ना वो, क्योंकि उसने अपना हुनर दिखाया, लेकिन हमारे पास ऐसा संसाधन है नहीं कि हम बच्चे की योग्यता देखते हैं, परखते हैं, तो उसके संवर्धन के लिए हमारे पास क्या उपाय है? कोई टेक्निकल चीज़ें होनी चाहिए, कोई मतलब सपोर्ट होना चाहिए उस चीज़ का, वो हमें तो नहीं मिला। मैं ये कहना चाहता हूँ। एक और चीज़ हमने बहुत जगह किया है, वो भी बहुत सफल है, कि ये आप सबके पास मोबाइल है, और मैं समझता हूँ जितने भी दूर हैं आप, मोबाइल तो काम करता होगा हर जगह, नहीं करता, कहाँ नहीं करता, BSNL भी नहीं काम करता। मैं भी बहुत दूर से हूँ, मैं भी ऐसी जगह से हूँ जहाँ पे ज़्यादा मोबाइल वगैरह काम नहीं करते हैं। शॉर्ट फिल्म्स और ये राइट्स वगैरह को लेकर डाउनलोड करके लेके जाते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ पे मोबाइल काम करे या ये सब काम करे, वहाँ से आप ऐसे जो फिल्म है या एनिमेशन है वो सब ले जा सकते हैं। लेकिन मैं जो कह रहा था वो ये है कि आप ये जो व्हाट्सएप है या फेसबुक है, इसमें आप ग्रुप बना सकते हैं, और आपको लगेगा कि लोग इसमें अपना समय नष्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। इससे आपको बहुत फायदा होगा। जैसे बहुत सारी चीजें की जा सकती है इसमें, जैसे हाँ, जैसे अगर आपको ये, जैसे आप जो बात बताए, आपको लगे कि हमें किसी संसाधन की आवश्यकता है, या कोई ऐसी छात्रा है, ऐसा कोई छात्र है जिसको और कहीं भेजना है, क्योंकि वो एक स्पेशल चाइल्ड है,
विशेष बच्चा है तो उसको कहीं और भेजना है। अगर आपको ऐसा लगे तो आप अगर ग्रुप बना लें जिसमें आपके और परिचित लोग जो अन्य जगह पे हो तो वो आपकी मदद कर सकते हैं। अब मैं इनसे 2 दिन ही मेरा परिचय हुआ है, अभी मैं उनको भी कुछ बता सकता हूँ और हम साथ में काम कर सकते हैं जहाँ हम ऐसा ग्रुप बना सकते हैं। हमने एक और प्रयोग किया था, अगेन वो बहुत दूर अगर होगा तो वहाँ पे उसको कैसे करेंगे उसमें थोड़ी बदलाव उसमें आएंगे, मतलब एग्जैक्टली वैसे ही हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते, थोड़ा करना पड़ेगा। हमने ये प्रयोग किया था कि बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम, इन 5 राज्यों में जो बिल्कुल गाँव में एकदम जहाँ उनके पास स्कूल भी नहीं रहते हैं, दूर दराज इलाकों में, वहाँ पे वो कैसे पढ़ेंगे। तो हमने अभी तक 40 ऐसे केंद्र बनाए हैं रामकृष्ण मिशन में, जहाँ पे हमें भारत सरकार ने वो एक एडुसैट एक सैटेलाइट है उसका एक बैंडविड्थ दिया है। तो अगर हमारे पास वहाँ पे इंटरनेट नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, वो डायरेक्टली सैटेलाइट से हमें बैंडविड्थ मिलता है और हम बच्चों को अच्छे अध्यापकों के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। तो पिछले साल जो रिजल्ट आया उसमें एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ और सबका 60% से ज़्यादा था। अगर आप ऐसे भी मूल्यांकन करेंगे तो वो भी अच्छा रिजल्ट था। तो ये 40 केंद्रों में हम ऐसे पढ़ाते हैं, तो ऐसा भी हम कुछ सोच सकते हैं। सर एक प्रश्न मेरा था। हाँ बताइए। रामकृष्ण मिशन के सहयोग से गत विगत वर्षों में एक योजना शुरू की थी, गदाधरी योजना। हाँ वो अभी भी चल रहा है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके पास दोनों जगह में आपने रिमोट एरिया में भी उसको इम्प्लीमेंट किया होगा, शहरों में भी किया, तो क्या फर्क मिला होगा? क्या एक्चुअली हमने वो आउटकम सेम ना, हमने जो शहरों में इम्प्लीमेंट किया, हमने जहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किया उसका क्रेडिट उसका यही है, उसमें मापदंड यह है कि बच्चा जो भी आएगा वो बिलो बीपीएल होगा, गरीबी रेखा से नीचे होगा। तो फिर उसमें हमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं लगा जो बच्चे आ रहे हैं। वही बात कहना चाह रहा हूँ। हाँ, जो बच्चे जो आ रहे हैं शहरों में भी वो एक ही तरह के बच्चे आ रहे हैं। सर जिस कैटेगरी में आपने गदाधर योजना लागू की है और जिस विभाग से हम लोग संबंधित हैं, वहाँ पर ये क्लासिफिकेशन जो है क्लास का बीपीएल और एपीएल का पेपर पर ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से ठीक है, हमारा पॉलिटिकल से ठीक है, लेकिन ग्राउंड पर अगर हम बच्चे से जब सामने बात करते हैं लेकिन तो मैं तो गदाधर ना मैं तो गदाधर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो वो सैटेलाइट वाली बात की है। मैं तो यहाँ पे वो बात लाई नहीं रहा हूँ। गदाधर वाली जो बात आई थी वो तो नहीं आई थी, मैंने काम वो आपका प्रश्न मैं उस प्रश्न में आउटपुट का बातें हो रही थी ना, ये जो हो रही है वो अलग है, इसमें हमने कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया। गदाधर योजना हमारे परिवेश में भी इम्प्लीमेंट हुई है और जहाँ तक मैं अपनी बात बताऊँ उसका जो आउटकम था उससे सेटिस्फाई मैं भी नहीं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ हम सोच सकते हैं, मतलब आप लोग इतने लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह फोन नहीं पहुंच रहा है, बहुत सारी जगह पहुंच रहे हैं, कुछ जगह नहीं पहुंच रहे हैं, तो वहां पर भी हम कुछ कर सकते हैं। वहां पर भी तो अभी अगर आप हमसे भी संपर्क में रहें या इनसे भी संपर्क में रहें, मुझे पता नहीं वो क्या कर पाएंगे, लेकिन मुझे अभी समझ में आ रहा है कि बहुत कुछ हम कर सकते हैं। कि दूर दराज में बैठे, जैसे मायावती में बैठे हुए, वो तो बहुत दूर है वो अपने आप में मायावती, हाँ वहाँ पर बैठे हुए मैं बहुत सारे कॉलेजेस में और विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ। आपके पास संसाधन है सर? हाँ, तो वो संसाधन आपको भी मिल सकता है, मैं वही कह रहा हूँ, मतलब ये संभव है। आप कुछ बताएं, आप और थोड़ा बहुत अगर महिलाओं की कभी बेटियों की तरफ ध्यान देंगे, कुछ अगर ये लोग मोटिवेट हो जाए, कुछ सीख जाए, तो शायद समाज में कुछ परिवर्तन आगे आएगा करके, तो उनकी तरफ मैंने ज़्यादा फोकस किया। जैसे मैं कुछ उनको सिखाया मैंने या कुछ बताया, तो अगले दिन थोड़ा सा मैंने फोर्सफुली भी कहा उनसे, या कुछ वर्ड में नहीं कहे ना, उनको मैंने लिखा ही उनसे कहा कि कल बिल्कुल वो याद करके नहीं आएगा, सोच लेना ही है, लेकिन मार तो सकते नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक है थोड़ा सा पैदा किया, तो नेक्स्ट डे सर तो बालिकाओं की स्थिति हो जाती है कि ये क्या दो लड़कियाँ आ रही है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि अगर कुछ हम सिखाना चाहें तो बच्चा जो है, क्योंकि आए विद्यालय में थोड़ा सा कहना तो पड़ता ही है, कुछ मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा धैर्य नहीं दिखाएं तो बच्चा, आपको इतने सारे चीज इतने दिन के अंदर बनाना है,
उसके लिए मार्केट, ये सब आपको पाठ्यक्रम से बाहर हटकर करना पड़ेगा। फिर आप उनको पढ़ाइए, वो आपकी पढ़ाई सुनेंगे। जैसे जो रूरल एरियाज है, दूसरे स्टेट की बात बता रहा हूँ, वो भी ऐसी पहाड़ वगैरह, और वहाँ पर भी बच्चों के साथ ऐसे ही है। तो उनको हमने क्या किया कि हमने उनको कहा कि हर एक के पास अभी मोबाइल फ़ोन है, और मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट है, और इंटरनेट के माध्यम से आप बैंक ये सब कुछ कर सकते हैं। तो हमने कहा कि हम आपको इंटरनेट सिखा देंगे। बस कैसे? 3 दिन में इंटरनेट। उसका हमने एक टेक्स्ट बुक बनाया कि 3 दिन में हम आपको इंटरनेट सिखा देंगे। तो मुंबई के आउटस्कर्ट्स में और मुंबई के स्लम्स में, फिर ऐसे बहुत सारे राज्यों में हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। और जब उन्होंने वो इंटरनेट सीख लिया, अभी उनको इंटरनेट आता है, लेकिन उसमें क्या टाइप करना वो नहीं आता, इसलिए वो अंग्रेजी सीख। तो आप उनको डायरेक्टली अगर पढ़ाएंगे तो वो शायद नहीं पढ़ेंगे। तो हमने भी ये देखा है हमारे एक्सपीरियंस से कि अगर आप उनको कुछ ऐसे पढ़ा, जैसे एक जगह पे हमने उनको हैंडीक्राफ्ट, नहीं का हैंडीक्राफ्ट मतलब वो स्थानीय जो कला है, हाथ का काम, हमने उनको सिखाया। और हमने बोला कि इसका मार्केट भी हमने दे दिया। बोला कि इतने दिन मेले लगते हैं हर जगह, तो मेले के पहले आपको इतना बनाना है प्रोडक्ट। अभी वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आप आएंगे तो रोज वो कुछ कर रहे हैं काम, और तब जाकर अगर आप कुछ उनको विज्ञान या अंग्रेजी पढ़ा दो तो वो सीखते हैं। और वो लड़कियों के मतलब नारी सशक्तिकरण में भी उसका हाथ है कि कल को इसकी शादी हो जाएगी और पत्नी हो जाएगी और पति उसको पैसा नहीं देगा, तो अगर उसके पास कुछ काम हो तो वो अपने आप अपना घर संसार चला सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो ये काम ऐसा भी किया जा सकता है क्या? हाँ, तो वहां से हटकर कुछ क्या भैंस पालना भी अगर वो खुद करे, खुद ही वो सब कुछ कर पाए कि लोगों से बात करना, ये करना, तब तो वो अपना को कर सकते हैं। हाँ, अभी तो माइक भी चल रहा है। धन्यवाद। थोड़ा मैं दीपक जी की बातों से इत्तेफाक करता हूँ। इससे पहले विद्वान साहब ने काफी बातें करी थी, मैं थोड़ा उससे हट करके बात करना चाह रहा हूँ। विद्यालय में हारता है, हारना नहीं किया उसके साथ, हारे लगातार हम ये कर रहे हैं कि हम हार रहे हैं, अच्छा नहीं था, उसका कॉन्फिडेंस लेवल उसका इतना लेवल आ गया कि वो डर उसके मन से हट गया। तो धीरे धीरे उससे पहले हमने कहा ऐसा ही कि गुंडर बना दिया, इस पैसे को गुंडर आता है इसलिए यहाँ रख देते हैं कि बाद में हफ्ते महीने में इसे जोड़े में से कुछ पैसा नहीं सकते, कॉपी जाएंगे, कपड़े जाएंगे, और उसे थोड़ा ऐसा फैशन इस तरह का बार बार बड़े अजीब टाइप के बनाते हैं। सलमान खान से बहुत ज़्यादा प्रेरित था, उसका नाम जो है हमने कहा आज से इसका नाम सलमान होगा, तो सचिन बारापति उसका नाम था, लेकिन उसको जो है सलमान के नाम से उसे लोग जानते थे। तो एक और ज़्यादा उसको कॉन्फिडेंस नहीं लगे, मैं स्कूल का हीरो हूँ। तो जो पैसे उसके बचाए वो उसकी आमा को देना शुरू कर दिया, दादी माँ को। दादी माँ जो है उन्हीं पैसे को उसको देती थी, वो जो है धीरे धीरे जो है उसको इतनी आत्मकथा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि वो मिर्ची कहने से शुरू करके पढ़ाई करना चाहता है। और आज वो बच्चा 5 में चली गई, बच्चा उसी स्कूल में बात किया ना, हमारा स्कूल आपको नौकरी हो जाता है, वो रोड के बगल में ये स्कूल है, आप चेक कर सकते हैं बच्चे को, और सबसे टॉप का बच्चा। बस ये कि थोड़ा ये है कि मतलब मैं बच्चों में इंटरेक्शन हम कितना ज़्यादा करेंगे बच्चे से, जैसे सर ने कहा था कि हाँ कि बच्चे कल से आते ही नहीं है, थोड़ा सा मैं जैसे संजय कम हो रही है या ये कई सारी टाइम्स पुरानी चीज़ें नहीं कहा था, फोर्टी की बात कहते मैं भी उस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, मैं जैसे पड़ोस में ही है उसमें मालूम हो रहा है बहुत अच्छा काम करते हैं। इन सब चीज़ से हट करके मैं पाठ्य पुस्तक या पाठ्य जो हमारा है कैरिकुलम है उसके ऊपर थोड़ा बात करना चाहता हूँ। इस बारे में हमारे सम्मानित विद्वान आप लोग ये थोड़ा बात आगे कर जाएगी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है कितना रुचिकर नहीं है, कितना होना चाहिए। आप इस चीज़ से मानते हैं, उठा सकते हैं, ऐसा समानते हैं। आप मैं बेशक प्राइमरी की क्लास में पढ़ाता हूँ, मैं मेरे पास बच्चे जो है क्लियर के बच्चे क्या था जो है क्लास में चलती है, इसी के साथ क्लियर की किताब है। तो मैक्सिमम हमारे जो कैरिकुलम जो पाठ है वो ड्रामेटाइजेशन ज़्यादा है। आप क्लास ग्रुप में ले लीजिए, आप जैसे
नहीं बताइए। सिलेबस के बारे में कुछ कहना था। जैसे सर ने कहा कि हमारे जो पाठ्यक्रम हम लोग प्रयास तो करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने, टोटली अपने दिमाग का यूज़ करते हैं। जैसे हमें जो सिलेबस बुक्स जो मिली हुई है गवर्नमेंट की साइड से, वो उसमें का यूज़ बहुत ही कम हो पा रहा है ना उनमें। जैसे हम हिंदी पढ़ाना चाह रहे हैं उनको और सेनार ये कुछ है ही नहीं उनको, कई चीज़ें जाके फर्स्ट क्लास में। इसी तरह जब क्लासरूम में हम उनको मात्राओं का ज्ञान देना चाहते हैं तो उससे हमारे पास कोई बुक्स है नहीं, डायरेक्ट स्टोरी है, कहानी है मतलब कि जुड़े। और ऐसा नहीं किया जा सकता कि उसमें जो है वो आप पढ़ाएं और उसमें आप जो सोचती हैं कि ये पढ़ाना चाहिए उसको आप
आप जैसे तो दादा ने आपको तैयार हो जाते हैं, लेकिन माँ की गार्जियन बहुत सपोर्ट करती है। मैं तो मेरा अपना मेरा अपना अनुभव बता नहीं, मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा है कि गार्जियंस बहुत सपोर्टिव है। मेरा अनुभव बहुत अच्छा है। पाठ्यक्रम जो एक समान पाठ्यक्रम, कहीं CBSE हो जाता है, कहीं NCERT हो जाता है, कहीं ICSE हो जाता है, नाम बोलना भी नहीं आता है। इस तरह का पाठ्यक्रम जो समान रूप से तो हमारा प्राथमिक का बच्चा सरकारी में बेसिक का बच्चा हमारा पाठ्यक्रम के बाद और यही बच्चा पाठ्यक्रम के ज्यादा एक का बच्चा क्या पढ़ रहा है उसमें चेंज रहता है। उसमें ये क्या रहता है जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उनका पाठ्यक्रम तो एक ही होगा, उसमें तो वेरिएशन हो नहीं सकता। तो ये ICSE और CBSE में मतलब ही होगा आप लोगों को एक ही पाठ्यक्रम। उत्तराखंड में जितने स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल उनका पाठ्यक्रम तो एक ही होगा, उसमें वेरिएशन का कोई क्वेश्चन नहीं, वेरिएशन हो ही नहीं सकता। तो उसको आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत तो फ्लेक्सिबिलिटी हर पाठ्यक्रम में रहती है, लेकिन हाँ जैसे कोई इतना नहीं आया तो फिर आगे कोई कैसे सीखेगा, उतना तो रहता है। कई बार ऐसा नहीं है कि आपने इतना नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, ऐसा प्रेशर तो आता नहीं है। तो उसको मैंने अपने अनुभव थोड़े आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरा गार्जियंस के साथ मेरा अनुभव बहुत अच्छा है, मेरे वेरी सपोर्टिव, बिल्कुल अनुभव गार्जियंस थे, एकदम लिमिटेड थे, बहुत सपोर्टिव, मुझे बहुत है मैं सारे चीज करती मुझे बहुत सपोर्टिव गार्जियन मिले। मुझे ऐसे नहीं कि कोई रात लेके आ जाए, कोई ऐसे लेके आ जाए, मुझे और ऐसे आते थे कि मैम देर देर तक आ जाएगा तो आवाज आ जाएगा पता नहीं वैसे बात मैं अपने कुछ अनुभव आपसे शेयर करना चाहती हूँ। दीदी मैंने आपसे कहा कि आप लैंग्वेज अगर पढ़ना सिखा सकते हैं तो आप उसे एजुकेट कर दें। और अगर बच्चा एक अनुभव ऐसा भी मिला मुझे, एक अनुभव ऐसा मिला कि क्लास 5 का एक बच्चा 6 में एडमिशन लेने के लिए आया, क्लास 5 पास करके हाँ क्लास 5 का एक बच्चा एडमिशन लेने आया तो उसे कोआ पेपर नहीं आया। तो मैंने उनके हेडमास्टर सर से पूछा, मैंने कहा सर क्या है ये बिना और पेपर करे आप पास कर देते हैं, बच्चों को क्या सिखाएंगे 6 में बताइए तो कैसे एडमिशन करें। तो उन्होंने जैसे कहा कि अरे आप हमारी हिम्मत देखिए, कुछ नहीं आता बच्चों को फिर भी हम पास कर देते हैं। पढ़ाई होती है बहुत अच्छी। आप किसी भी इंटरनेट में जाकर रिसर्च की शोध मिला के देखिए, जो बेसिक स्किल्स है, चाहे वो गणित की हो, चाहे भाषा की हो, चाहे अपने एक्सप्रेशन की हो, आपको मिलेंगी। मोरलेस वो बच्चा भी नहीं सीख पा रहा। आपको बड़ा ताजुब होगा ये जाके, लेकिन हाँ शायद जो समाज पूरे समग्रता से
हुआ है वो शायद पैकेजिंग के कारण अलग से हुआ है। पैकेजिंग इसलिए टाई के शायद कारण हुआ है। शायद जब वो किसी ऐसे विद्यालय में जाते हैं और उनके साथ जो टीम करना यस यस प्लीज और प्लीज हेल्प मी, वो जो अंग्रेजी दो चार अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं, जैसा मैंने कहा कि भैया मैं हिंदी में तो नहीं सिखा सकती हूँ अपने आप को यूज करना, लेकिन फिर भी एक मानसिकता बनी हुई है जहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा अंग्रेजी बोला तो आपने हिंदी बोला तो क्षमा के काबिल हो गए, इनको क्षमा किया जाए, इनसे गलती हो गई है, इनको क्षमा किया जाए। तो साथी ऐसा है, फिर भी इतना होने के बावजूद भी समाज, कोई एक वर्ग नहीं, समाज क्यों प्राइवेट की तरफ आगे बढ़ रहा है? अच्छा, केवल स्कूलों की बात नहीं है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल की बात देखिए, प्राइवेट डाक सेवा की देखिए, प्राइवेट बसों की हालत देखिए, प्राइवेट बैंक्स की हालत देखिए। ये सारा का सारा जो पलायन है, ये सारा किया है गवर्नमेंट से। तो इसमें केवल शिक्षा विभाग अगर ऐसा है तो हमने कहा है शिक्षा में ऐसा होगा, शिक्षा में तो भाई साहब थोड़ा सा सोच समझ ये केवल शिक्षा विभाग। तो मुझे लगता है कि हम कुछ भी, हम कितने भी, हम देखिए हमारे परिवार की बात हो सकती है कि भाई ये कपट है, कुछ इसके बेस भी प्रश्न होते हैं, बोलिए क्या? तो जो हम लोग पेपर बनाते आए हैं उनकी जानकारी नहीं, क्या जानकारी है सबसे अच्छा, कैसे समाज इसमें बीच में आया है, उसमें एक आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूँ। परसों एग्जाम है कि एक हफ्ते बाद एग्जाम है, टाइम एग्जाम है, अंग्रेजी के एग्जाम, इंग्लिश की, अंग्रेजी का बोलना चाहिए सम्मान हो जाता है भाषा का, इंग्लिश की अब थोड़ा एक्सेंट में बोले तो और अच्छा होता है, इंग्लिश की। तो उसमें एक हफ्ता शिक्षक मेहनत करता है ECOW और फिर एक दिन एग्जाम होता है, उसमें वही आता है जो आपको एक हफ्ते तक बताया हुआ है। तो जब नंबर आते हैं तो मैथ्स द फॉलोइंग, फिर वन वर्ड आंसर, तो आपको जब नंबर आता है तो पता है मेरे बेटे को 100 में से 101 नंबर आए, 100 में से 91 नंबर आए, 100 में से 90, और ऐसा सीधा पुनः जा रहे हैं कि, और ये जो अंदर चल रहा है, ये मुझे लगता है हमारा जो शिक्षित समाज इसको किसको नहीं पता कि ये सब नहीं चल रहा है, लेकिन जो बाहर का वर्ग है वो इस लालसा से, इस तमन्ना से कि मेरा बेटा को और मेरी बेटी को बिल्कुल कोई रोक नहीं सकता, इस तमन्ना से गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के अरे बेचारे, अरे वो तो गंदे, अरे मत कोई, स्वामी जी ने ठीक कहा, मैं भी इसी बात से करता हूँ कि इतना अध्यात्म, इतना मनोविज्ञान, इतनी समझ कैसे किसी व्यक्ति को गंदे के रूप में देख सकती है? कैसे हमारा जो भक्त समाज है वो इनको गंदा बोल सकता है? अगर वो गंदे हैं, उनके उगाए गेहूं मत खाओ, अनपढ़ गेहूं से खाएंगे तो अनपढ़ नहीं हो जाएंगे। ये जो काम करने वाले हैं, मत करो भैया, उनसे मत काम लो। वो जो ईंटें पकाने वाले उनसे ईंट के मत करवाओ यार, चाहे क्यों अनपढ़ लोग ईंट अच्छी होगी तो पता नहीं। तो जहां जहां हमारा काम होगा वहां तो हमको बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, और जैसे ही तो ये भक्त समाज हमारा आता है, तो मैं केवल आप ये कह रहा कि आप सामने ये बात कर रहा था कि एक बहुत सटल रूप से और बहुत अंदरूनी ये बात जो फैली हुई है, सारा का सारा गवर्नमेंट खराब है। क्यों? एक तरह दिन प्राइवेट को ऊपर लाए। मुझे आप बताइए, आपको एक छिपकली भी गिरती है तो पूरे संसार में वो हो जाता है कि बस ये हो गया वो हो गया। ऐसी एक बारात बताइए मुझे, ऐसी एक शादी बताइए, ऐसे एक फंक्शन बताइए जहाँ पे थोड़ा बहुत गलती, नमक ज्यादा कम ज्यादा पूरा हो गया। लेकिन गवर्नमेंट सिस्टम रोज कम से कम करोड़
यहाँ इतने लोगों को खाना खिलाना मुझे लगता है इससे बड़ा काम और इन्हीं परिस्थितियों में लेकिन उसकी वाहवाही है। मुझे एक रिक्शा वाला जीप वाले को बता रहे थे मान साहब तो 40,000 का पता नहीं क्या दुख है 40,000 लग गया है। तो मैंने कहा आपको बड़ा दुख है तो आपका फिर थोड़ी देर बाद बोले पूछा तो बोले कि हाँ बताइए 40,000 रुपया मिलता है और जाकर बात हो गई बैठ गए और बोले कई बार तो ऐसे भी पहुंच जाते हैं। तो मैंने कहा कितने होंगे कितनों के नाम जानते हैं? नाम क्या जानता सभी। मैंने कहा हमारा सभी पाठक जी बैठे हुए थे मैंने आप लोगों को बोलते हुए सुना है बातचीत को आपने जिससे बात की सर ने जिस मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब भी हम पढ़ाते हैं बस एक बात हम अगर ध्यान रखें तो मुझे लगता है कि ये जो भी व्यवहारिक समस्याएं हैं बहुत सारी समस्याओं का हल हम ढूंढ पाएंगे। और वो बात यह है कि बच्चा भले कहीं पर भी पढ़े भले को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े या सरकारी स्कूल में पढ़े कहीं पर भी पढ़े 12वीं पास करने के बाद एक लड़के को या लड़की को आप बैंक भेज दीजिए कहिए कि एक खाता खोलो और बच्चा खोल नहीं पाता। और ये ऐसा नहीं है कि उसने बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा और इसलिए वो खोल पा रहा है, नहीं, वो जहाँ पर भी पढ़े व्यवहारिक जो ज्ञान है नहीं होता बच्चे और वो दिखता है। बच्चों की बात छोड़ दीजिए, उसने स्नातक किया और स्नातकोत्तर किया और पोस्ट ग्रेजुएट उसको आप बोलिए फिक्स्ड डिपॉजिट किए तो वो वहाँ चला जाता है। इसलिए जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो करते हैं क्या कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं भर देता हूँ। तो ये एक ऐसी शिक्षा है जो हमें वो भी अंग्रेजी में लिखा है या हिंदी में लिखा है वही भाषा में लिखा है वहाँ कोई ऐसी भाषा में नहीं लिखा जो आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन ये ऐसी शिक्षा है जो हमें आत्मविश्वास देती है। तो आप ये बात याद रखिए कि वो आदमी आगे चलकर बड़ा काम नहीं करता जिसने बहुत पढ़ाई की है। आप इतिहास के पन्नों को उल्टा कर देख लीजिए पलट कर देख लीजिए और आपको पता चलेगा कि हम आज जिसके गुण गा रहे हैं वो सब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। यहाँ तक कि ये जो अभी कुछ देर पहले बोला था अब्दुल कलाम वो जस्ट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वो जब वहाँ काम कर रहे थे तो पीएचडी थे जो बाहर से पढ़ के आए कुछ कर नहीं पाए। तो हमें जिसकी आवश्यकता है वो आत्मविश्वास है। जिस कारण वो जो रिक्शा चला रहा है या जो ऐसा काम कर रहा है जिसको आप भद्र समाज का काम नहीं मानते भद्र समाज का पेशा नहीं मानते वो लेकिन जीवन में अधिक सफल है। कैसे सफल है? जिस परिस्थिति में वो पला पड़ा जैसी सुविधा उसको प्राप्त हुई उसकी तुलना में तो वो बहुत अधिक सफल है। मैं तो कहूँगा उसने हुनर सीखा है उसने स्किल सीखा है और वो अपने जीवन पर उसको जीवन में उसको प्रयोग में ला रहा है अमल कर रहा है उन बातों पर। तो हमें सबसे ज्यादा क्या सिखाना है? आत्मविश्वास सिखाना है। हमें बच्चे के अंदर ये विश्वास पैदा करना है कि तुम जो भी चाहते हो कर सकते हो। हमें बच्चे को ये बताना है कि तुम्हारे लिए कोई सीमा नहीं है। हम लोग जब भी अध्यापन करते हैं मैंने बहुत बार देखा है कि हम लोग पढ़ाने के चक्कर में पढ़ाने के कारण उसका नाम देकर पढ़ाने के नाम पर हम बच्चे को डांटते हैं फटकारते हैं तुमसे ऐसा नहीं होगा तुमसे ऐसा नहीं होगा। यहाँ तक कि आज भी ऐसे अध्यापक आपको बहुत मिलेंगे जो कहते हैं तुम तो लड़की हो तुमने तो शादी करना है। हम ऐसी बात बार बार बताते हैं हम उस विश्वास पर आघात देते हैं और बच्चा अगर एक बच्चे को आप 5 साल ऐसे बताएंगे तो बच्चा सोचेगा आप मुझसे कुछ नहीं हो। तो अगर आपको ये लगता है कि हमारे समाज में बहुत नालायक छात्र छात्राएं हो रहे हैं तो उसका कारण हम ही है क्योंकि हमने कूट के उनके दिमाग में भर दिया है कि आप नालायक हो। तो शिक्षा का प्रथम जो सोपान शिक्षा में पहली बात जो हमें करनी है वो हमें ये बताना है कि ये तुमसे होगा। बच्चा भले सुन पाए ना सुन पाए चल पाए वो विकलांग हो स्पेशल चाइल्ड हो जो भी है आपसे ये अवश्य होगा। और आप जब वो बताएंगे आप ये भी याद रखिएगा कि हर बार जब आप बताएंगे वो आप बात अपने आप को भी बताए न केवल बच्चा पढ़ पाएगा कि आप भी पढ़ा पाएंगे। इसलिए आत्मविश्वास की बहुत जरूरत है और आत्मविश्वास
छोटी छोटी समस्याएं हैं, समस्याएं तो हमेशा ही रहेंगी, ऐसा कभी नहीं होगा कि समस्या ना हो, लेकिन ये समस्याएं कुछ भी नहीं होंगी। और इन समस्याओं के बावजूद इनके रहते हुए भी आपके पास जो भी बच्चा पढ़ेगा वो बहुत बढ़िया पढ़ेगा। अभी ये कह रही थी, ये केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती थी, मैं भी केंद्रीय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। तो मैं जब 12th में पढ़ता था, 11th में पढ़ता था, तो एक टीचर थी, वो करीब 30 साल से ज़्यादा वो बायोलॉजी पढ़ाती थी। तो हाँ, CBSE में, NCERT में टेक्स्ट बुक बदलता है, लेकिन ज़्यादातर तो एक ही रहता है, उतना ज़्यादा भी नहीं बदलता। तो उनको पता होता क्या पढ़ा रही थी, लेकिन हर दिन क्लास के पहले वो पढ़ती, हर क्लास के पहले तो लेसन पढ़कर फिर ही क्लास में घुसती। तो मैंने एक दिन पूछा, मैडम आपको ये रट गया हो, आप क्यों पढ़ती हैं? तो उन्होंने मुझे बताया, नहीं बेटा ये मेरा काम है, ये मेरी पूजा है, इसलिए मैं पढ़ती हूँ। और एक शिक्षक मुझे याद है कि वो तभी जस्ट उन्होंने ज्वाइन किया था TGT, और वो तब मैं 7th क्लास में था। मैं अच्छा छात्र था, लेकिन मेरा हैंडराइटिंग बहुत खराब था। तो वो कहती है कि तुम्हें हैंडराइटिंग अच्छा करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं करूँगा। तो उन्होंने मुझे बहुत दिन बताया, तो बच्चे के जैसे होते हैं, कहाँ हैंडराइटिंग अच्छा होगा। तो एक दिन उन्होंने बोला कि देखो स्कूल खत्म हो जाएगा, फिर 1 घंटा में बैठी रहूँगी और तुम भी बैठे रहोगे, मैंने तुम्हें इंपोजिशन देना है, मतलब तुम्हें उसको बार बार लिखना। और ऐसे करके उन्होंने मेरा हैंडराइटिंग एकदम बदल दिया। उसके बाद मैं अभी जो लिखता हूँ तो लोग समझ नहीं, मतलब जिनको पुरानी हैंडराइटिंग पता थी तब वो कहते थे अरे ये तुमने कैसा हो। तो आज भी मुझे वो याद है कि वो टीचर जो हमें अंग्रेजी पढ़ाती थी, उन्होंने सिर्फ मेरे लिए, केवल एक छात्र थे, वो स्कूल के बाद 1 घंटा बैठी रहती थी क्लास में हमें, क्योंकि उनको मुझ पर विश्वास था। और उस विश्वास के कारण मुझे भी विश्वास हो गया कि अगर मैडम कह रही है तो ये संभव है। अगर ये संभव है तो आप केवल मनुष्य को नहीं, आप एक प्राणी को, जैसे हम कुत्तों को ट्रेन करते हैं, आप ऐसे बिल्ली को, किसी को भी पढ़ा सकते हैं। केवल आवश्यकता है आत्मविश्वास की, और हमें आवश्यकता है ऐसे लोगों की जो कभी ये ना सोचे कि मुझसे ये ना हो। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने पढ़ लिया, कोई छात्र पढ़ ले और कहीं काम करे, वहां पर भी उसको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, वहां पर भी वहां प्रशिक्षण करना पड़ता है। जो कंप्यूटर पढ़ते वो जानते हैं कि रोज नए सॉफ्टवेयर निकलते हैं, नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निकलते हैं, आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपकी पढ़ाई कभी खत्म हो जाएगी। तो वहां पे जो हमें आवश्यक है वो यही है कि विश्वास, मुझ पर विश्वास हो, आत्मविश्वास हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। जो स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए, उन्होंने देखा एक 4 साल का बच्चा भी बोलता है मैं अमेरिकन आई कैन डू इट। बच्चा कहता है मैं अमेरिकी हूँ इसलिए कर सकता हूँ, और हमारे देश में हम कहते हैं मैं भारतीय हूँ इसलिए कुछ नहीं कर सकता। यही अंतर, हम लोग ये सोचते हैं कि उनमें अधिक शक्ति है, अधिक क्षमता, ऐसा कुछ नहीं है। और हम जब भी बोलते हैं कि यहाँ की शिक्षा पद्धति खराब है, हो सकती है कि इसको और सुधार कर सकते, हो सकता है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। लेकिन आप देखिए आज विश्वविद्यालयों में बाहर जो पढ़ा रहे हैं अधिकांश एशिया से हैं, उसमें भी अधिकांश भारत से हैं। उन्होंने अपना स्कूल कहाँ पढ़ा? भारत में। उन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? इंडिया में। उसके बाद वो ऊंची पढ़ाई के लिए वहाँ गए और वहाँ पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये हम कतई नहीं कह सकते कि हमारी शिक्षा व्यवस्था एकदम खराब है। हाँ, उसमें बहुत सुधार ला सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इसका कारण यही है कि भारतवर्ष में गुरु की परंपरा आज नहीं हजारों सालों से बहुत ही अच्छी परंपरा रही है, जिस परंपरा में आप लोग। तो मेरी आपसे यही अनुरोध है, मेरा आपसे यही विनती है मेरी आपसे कि आप इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। और हर एक बार जब आप एक बच्चे को पढ़ाएंगे तो आप ऐसा मत देखें कि वो एक छात्र है, आप देखें कि ये भविष्य है जिसको आप अपने हाथों से बना रहे, गढ़ रहे हैं भविष्य। और यहाँ पर फिर से मैं दोहराऊंगा, विश्वास। अगर आप में विश्वास है तो आप अपने बच्चे में भी, मतलब अपने छात्र में भी विश्वास पैदा कर सकते हैं, और वो अगर उसमें विश्वास होगा तो वो कुछ भी कर सकता है। विचारों की श्रृंखला में हमने सदन से बहुत सारे सुझाव यहाँ पर जाने, कुछ इस प्रकार के बातें भी हैं
शुरू की। तो उसमें वो सब चीज़ें पुष्ट की गई कि जिनकी हमको आवश्यकता थी, उसको हमने प्रकाशन के लिए अपने जिला परियोजना कार्यालय को दिया है। जैसा कि आप सभी सियासी आंकड़ा को जानकारी है। पाठ्यक्रम में जो बदलाव की बात हो रही है, आज की परिस्थिति है कि हम कुछ बच्चे को पढ़ाने के लिए, जो बच्चा हमारे पास आ रहा है, उसको पढ़ाने के लिए क्या आवश्यकता है। पाठ्यक्रम तो एक आधार है, उस बच्चे को क्या पढ़ाना है ये मुझे पता है। मेरे पास कैसा बच्चा आया हुआ है, उसका नॉलेज क्या है और उसका मैंने क्या उसका स्किल डेवलप करना है, तो वो मेरे पास है, मुझे जानकारी उसकी है। तो मुझे भी एक ऐसे बड़े पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं है कि मैं उसके लिए एक किताब खोलूँ और उसको पढ़ाना शुरू करूँ। पाठ्यक्रम की आवश्यकता है बड़े क्लास फर्स्ट से लेकर 5th तक के कोई इतने बड़े पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पाठ्यक्रम है कि विषय वस्तु है, एक सब्जेक्ट है, उसका एक आधार होता है, वो चीज़ हमको दिया हुआ है। एक उसके आधार पर मैंने बैठकों के माध्यम से पहले की बात को कहा हुआ है कि हम उस बच्चे के लिए पाठ्यक्रम न दें। हमने उस बच्चे को रीडिंग एंड राइटिंग, जो चीज़ हमारे सामने है, बच्चा लिख सकता है और पढ़ सकता है, ये चीज़ ये स्किल हमने उसमें डेवलप करनी है। तो हमको ये चाहिए कि हमको बच्चे को वर्णमाला कैसे सिखानी है। बच्चे का वर्णमाला में हमको पूरा ज्ञान बच्चे को दे रहे हैं, तो समझ लो कि हम उसको राइटिंग जो बच्चे को करना चाहते हैं वो हम उसको पूरा कराते हैं। मात्रा का ज्ञान उसको हम दे रहे हैं, तो पढ़ने समझ लो कि बच्चे का लिखने का जो स्किल है वो डेवलप हो रहा है और उसमें कहीं से हमको दिक्कत नहीं आई। रही बात हम बच्चे को कैसे सिखाएं, पाठ्यक्रम की बात हम इसलिए करते हैं कि हमको जैसे कक्षा 1 का जो किताब मिला हुआ है, तो उसमें आप ये चाह रहे हैं कि गौ बनाने का अभ्यास या गौ बनाने का तरीका, ई बनाने की कैसे बच्चे को सिखाएं। वो हम शिक्षक हैं, हमको उस चीज़ के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है। वो स्किल हमारा भी होना चाहिए, वो हमको चीज़ हमारे पास भी होनी चाहिए कि हम उस बच्चे को, एक छोटे बच्चे को इसका हम ऑलरेडी जो है उसको सिखाने के लिए ट्रेनिंग दे चुके हैं। अगर हम ट्रेन में हैं, यदि हम ट्रेन टीचर होते तो हम कहते हैं कि भाई हमको ये कैसे बनाया जाए, ये आप हमको सिखाएं। ट्रेन टीचर है ऑलरेडी, तो हम ये कहेंगे कि अटका लगेगा। इसलिए हमको ऐसा प्रयास हमको करना है कि हमको यहाँ पर ये बताना है कि मैंने ई सिखाने का एक ऐसा नया तरीका निकाला है और या मात्राओं को सिखाने का एक नया तरीका निकाला है। ये तो हमारा एक सकारात्मक सोच है। फिर हम ये कहते हैं कि हमको पाठ्यक्रम चाहिए बस, तो उसमें जो है पाठ्यक्रम चाहिए, आधार तो सबको चाहिए। तो लेकिन हम उन छोटे बच्चों के लिए जिसको हम 0 से शुरू करते हैं, तो उसके लिए हमें एक बहुत बड़े पाठ्यक्रम की आवश्यकता और उसके बाद पाठ्यक्रम की आवश्यकता होगी सर है। वो आप सही पे आ जाएंगे, आप उसके लिए सही आप टाइम को ऐसा होगा यहाँ पर 5 कक्षाएं हैं, एक अध्यापक होगा, तो उसको उस पाठ्यक्रम की आवश्यकता है। तो फिर एक अध्यापक उस 5 कक्षा होगा।